दिनों तक आमरण अनशन पे रही हूँ। मात्र ऐसी पार्टी मुझे दिखी है जिसने हर वर्ग को योग्यता के आधार पर मौका दिया है। अभ्यर्थियों का लगातार यही कहना था कि जो ये सरकार है वो सवर्णों की सरकार है। कि अगर आप सबको ही विदित है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ओबीसी समाज से आते हैं, जो आए कंपटीशन बीट करें और अपनी योग्यता साबित करें तथा नौकरी ले। इस पूरी भर्ती को भर्ता बनाया है। इस भर्ती में कहीं भी मतलब पारदर्शिता नहीं है। मैं खुद 7 दिनों तक आमरण अनशन पे रही हूँ। जो जनरल के बच्चे थे उन्होंने कहीं भी सरकार का विरोध नहीं किया, हमने चैलेंज किया। जो अभ्यर्थी है वो 2 गुट में बट चुके हैं। एक गुट वो जो एससी और ओबीसी का है और दूसरा वो जो सवर्ण कैटेगरी का है, यानी कि जनरल कैटेगरी का है। आखिर पूरी वजह क्या है, ये गुट दोनों में क्यों बट चुके हैं? इस विषय पर पूरी बातचीत करने के लिए हमारे साथ निधि तिवारी जी मौजूद है, जो कि खुद भी अभ्यर्थी है। लगातार जो है अभ्यर्थियों की मांग को उठाती रही हैं, लगातार अपनी आवाज को बुलंद करती रही हैं और कई बार लाठियां भी खा चुकी हैं पुलिस से। तो पहले तो बहुत स्वागत है आपका अटल टीवी पे। निधि जी, क्या लगता है जो ये 2 गुट आपस में बट चुके हैं, ये इसकी वजह क्या है? आखिर क्यों नाराजगी है ये एससी और ओबीसी को? एक्चुअली ये जो पूरा क्रम हुआ है शिक्षक भर्ती का, 2 क्रमागत भर्तियां हुई कोर्ट ऑर्डर पर। जब शिक्षा मित्रों का अभ्यर्थन निरस्त किया गया 1,37,000 का, तो कोर्ट ने ऑर्डर किया था भोला प्रसाद में कि 1,37,000 पदों को आप 2 क्रमागत भर्ती में कीजिए और शिक्षा मित्रों को भी उसमें पार्टिसिपेट करने का मौका दिया गया। साथ ही बोला गया कि इनको 25 अंक का भारांक दिया जाएगा, जिसे 25 गुणांक के भारांक के रूप में उन्हें दिया गया। अंक की जगह गुणांक दिया गया उन्हें। दूसरी चीज, जब ये भर्ती हुई तो पहली भर्ती में केवल और केवल शिक्षा मित्र और डीएलएड को पार्टिसिपेट कराया गया। उसमें 68,500 की वैकेंसी निकाली गई, जिसमें से योग्य अभ्यर्थी ना मिलने के चलते कटाफ भी उसमें 40 और 45 था और 40 कटाफ था ओबीसी, 40 कटाफ था एससी और एसटी कैटेगरी का और 45 कटाफ था जनरल और ओबीसी कैटेगरी का। क्योंकि जनरल और ओबीसी कैटेगरी का कटाफ सेम होगा, ये आपकी जो नियमावली है बेसिक शिक्षा की उसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है। तो वहां योग्य शिक्षक नहीं मिले, जिसके चलते काफी सारी सीटें रिक्त रह गई। यानी 68,000 पदों के सापेक्ष में मात्र 41,000 कुछ बच्चे क्वालिफाई कर पाए। तो योगी जी ने हमारे एक चैनल पर, एक बड़े चैनल पर जाकर के बोला कि उत्तर प्रदेश में भर्तियां तो बहुत है, वैकेंसियां तो बहुत खाली हैं, लेकिन योग्य शिक्षक नहीं है। जो आए कंपटीशन बीट करें और अपनी योग्यता साबित करें तथा नौकरी ले और विद्यालयों में जाकर के हमारे नौनिहालों का जो भविष्य है उसे उज्जवल बनाएं। तो इसके बाद में इन्होंने 69,000 की शिक्षक भर्ती की, जो 6 जनवरी 2019 को संपन्न हुई। भर्ती में कटाफ नहीं बताया गया। इसके बाद परीक्षा होने के बाद इन्होंने कटाफ बताया। कटाफ बताने पर मामला कोर्ट में गया। कोर्ट में जाने के बाद चूंकि नियामक को यह अधिकार है, कोर्ट ने कहा कि वो अपने आधार पर कोई भी कटाफ रख सकती है। जिसमें निधि जी लगातार जो है एससी और ओबीसी के जो बच्चे हैं वो लगातार यही कह रहे हैं कि जो है सरकार को डबल बेंच पर जाना चाहिए, और वही जो जनरल कैटेगरी वाले वो कह रहे हैं कि एकदम हित में फैसला आया हुआ है। बिल्कुल। तो यहाँ पर जो अनियमितताएं हुई 69,000 शिक्षक भर्ती में, इसमें क्या हुआ कि पहली चीज तो जो नियमावली है, आज तक ओबीसी के या एससी एसटी के किसी भी बच्चे ने ये नहीं बोला कि नियमावली में यह स्पष्ट रूप से लिखा है कि ओबीसी और जनरल का कट ऑफ सेम होगा। ये चीज कहीं नहीं बोल रहे। वो कहते हैं कि आरक्षण का घोटाला हुआ है, आरक्षण की सीटें खाई गई हैं। हमारा किसी चीज से गतिरोध नहीं है, क्योंकि सरकार ने इस पूरी भर्ती पर क्वेश्चन मार्क लगाया है, इस पूरी भर्ती को भर्ता बनाया है। इस भर्ती में कहीं भी मतलब पारदर्शिता नहीं है। पूरी तरीके से पूरी लिस्ट को चैलेंज किया गया है और जिन मुद्दों पर इन्होंने 20 बनाम 80 और चुनावी प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए हमारा भी मुद्दा चला। हम लोग सिर्फ सर्वजन हिताय की बात कर रहे थे और सर्वजन सुखाय की बात कर रहे थे। हमारा मुद्दा था कि 1,37,000 के बचे हुए जो रिक्त पद हैं उनको ऐड करके जो ज्यादा से ज्यादा बच्चे क्वालिफाई हुए हैं, योग्य हैं, जिन्होंने अपनी योग्यता साबित की है आपके बताए हुए कटाफ पर, यानी 90 और 97 प्रश्नों पर अपनी योग्यता को साबित किया है। और इस कटाफ में इन्होंने ओबीसी को एससी और एसटी के इक्विवेलेंट क्वालिफाइंग कटाफ रखा, जिसकी वजह से ये अनियमितता ज्यादा हद तक देखने को मिल रही है। अगर जो नियमावली में लिखा है 97 कटाफ पर, यानी कि जो भी कटाफ होगा जनरल और ओबीसी का सेम कटाफ होगा, तो 97 पर बेसिकली नियमावली के हिसाब से ओबीसी को भी आना चाहिए था। अगर 97 कटाफ होता तो मेरा मानना है कि ये जो बूम आया है क्वालिफाइंग का बच्चों का, ये फिल्टर हो जाता और बहुत सारे बच्चे, कम से कम 40,000 बच्चे डिस्क्वालीफाई हो जाते, जिसके चलते जो अनियमितता देखने को मिल रही है इस भर्ती में, जो भर्ता बना है अन्य तरीकों से भी बना है, तो ये सारा साफ हो जाता। लेकिन इन्होंने एससी, ओबीसी और एसटी तीनों कैटेगरी को सेम कटाफ में रखा और जनरल का अलग कटाफ रखा। 90 और 97 कटाफ था। इस कटाफ में पद के सापेक्ष बच्चा ज्यादा चयनित हुए। एक विशेष परिस्थिति 68,500 में आई थी, जबकि बच्चे
चयनित नहीं हो पाए थे अपने पद के सापेक्ष में, और आज एक विशेष परिस्थिति आई है जब बच्चे अपने पद के सापेक्ष ज्यादा चयनित हो गए हैं। तो जब एक बार सीटें रोकी जा सकती हैं योग्य अभ्यर्थी न मिलने पर, तो अगर योग्य अभ्यर्थी मिले हैं तो वहां वो वैकेंसी फिल भी की जा सकती है। और स्पष्ट रूप से आपके जीओ में लिखा हुआ था कि नियोक्ता को विशेष परिस्थिति में यह हक होगा कि सीटें घटा सकती है और बढ़ा सकती है। तो नियामक के रूप में नियोक्ता को यह राइट मिला था कि विशेष परिस्थिति में आप सीटें घटा या बढ़ा सकते हो। इससे ज्यादा विशेष परिस्थिति क्या होगी कि 1,37,000 के लिए भोला प्रसाद का जो कोर्ट केस का ऑर्डर था उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया था कि 6 माह के अंतर्गत 2 क्रमागत भर्ती में यह लिस्ट कंप्लीट करनी है। यानी यह 1,37,000 का जो पद शिक्षा मित्रों के ये जो गलत तरीके से भरे गए थे, जिनको सहायक शिक्षक बनाया गया था, निरस्त किए गए थे वो पद आपको 1,37,000 पूरे 6 माह में भरने हैं 2 क्रमागत भर्ती में। और आपके पास में योग्य अभ्यर्थी भी थे, इसके साथ साथ में आपके पास खाली सीटें भी थी। जो 68,500 में बची थी वो भी सीटें थी, और प्लस 69,000 का जो मामला था वो भी थी। तो ज्यादा से ज्यादा योग्य बच्चों को आप जो भी उनकी मेरिट थी उसके आधार पर लेकर के आपको नियुक्ति देनी चाहिए थी। और हमने सबकी बात उठाई है। हमारा धरना SCRT पे लगातार चला। मैं खुद 7 दिनों तक आमरण अनशन पे रही हूँ। इसके साथ साथ हमारे कुछ भाई पानी की टंकी पे 6 महीने तक, हमारी बहन पानी की टंकी पे 6 महीने तक बैठी हैं। हम सब ने संघर्ष किया सबके लिए, लेकिन इसको राजनीतिक रूप देने के लिए कुछ राजनीतिक पार्टियों की तरफ से पोषित लोगों ने इसको राजनीतिक रंग दिया। और अभी आपने बताया कि आप लगातार आमरण अनशन पे, और कई बार मैंने आपको पहले भी बोला, अपनी ओपनिंग में भी मैंने बोला कि आप लगातार जो है पुलिस ने कई बार आपको, पुलिस वालों के जरिए आपको मारा भी गया, कई मतलब बहुत सारी चीजें हुई आपके साथ, लेकिन उस बीच भी आप सबके लिए लड़ रही थी। वहां पे कोई सवर्ण नहीं था, वहां पे कोई OBC कोई SC नहीं था। लेकिन अभी ये जो 2 गुटों में बंट चुके हैं, तो ऐसा क्यों लग रहा है कि आखिर इन लोगों ने एक राजनीतिक इसको रूप क्यों दे दिया है? क्या कोई ऐसा दबाव? सीधी सीधी बात है, जब ये धरना शुरू हुआ था उसके जस्ट बाद में विधानसभा के चुनाव लगे थे। तो राजनीतिकरण किया गया, क्योंकि सत्ता परिवर्तन करने का एक मौका था, या कुछ नहीं होता है कि पुष्ट होता है, कुछ अन्य राजनीतिक दलों के माध्यम से सपोर्ट सिस्टम मिलता है कुछ लोगों को, कुछ वर्ग विशेष के लोगों को, तो उनको वहां पर भी मिला। उन्होंने उस तरफ भी राजनीतिक रूप देकर के पूरी कोशिश की सत्ता परिवर्तन की, परंतु जब हमने देखा हमें न्याय भी नहीं मिला, इसके बावजूद भी हमने सरकार का दामन थामे रखा, हमने सरकार का पूरा सपोर्ट किया। हमने कहीं भी, यानी जो जनरल के बच्चे थे उन्होंने कहीं भी सरकार का विरोध नहीं किया, हमने चैलेंज किया। सरकार ने 20 बनाम 80 जो चल रहा है कि हम 80% हैं और आप 20% हो, तो हम 20% हो या हम 10% हो, अगर भारत का संविधान कहता है कि सबको समानता का हक दिया गया है, तो हम भी चाहे 1 हो या 100 हो, आप 100 हो मैं 1 हूं, तो 1 भी उसी लाइन से जाएगा, उसी रो से जाएगा, उसी क्यू में जाएगा जिसमें 100 जाएंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि हम कोई दोयम दर्जे के नागरिक नहीं है, हम भी उसी दर्जे के, क्योंकि भारत में एकहरी नागरिकता का प्रावधान है, यहाँ कोई दोहरी नागरिकता नहीं होती। तो हम भी एकम दर्जे के नागरिक हैं और आप भी एकम दर्जे के नागरिक। जब अभ्यर्थियों से बात की थी तो अभ्यर्थियों का लगातार यही कहना था कि जो ये सरकार है वो सवर्णों की सरकार है। तो मैं ये आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप सबको ही विदित है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री OBC समाज से आते हैं, तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि हमारे देश का जो सबसे बड़ा नेता यानी हमारे देश का प्रधानमंत्री है, जो देश चला रहा है और जो देश की गरिमा को ऊपर उठा रहा है पूरे विश्व में, भारत में नहीं पूरे विश्व में, जिसने देश को फिर से गौरवशाली बनाया है, भारतवर्ष को गौरवशाली बनाया, वो OBC समाज से आता है। हमारे देश के पिछले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी, जो हमारे ही गृह जनपद से हैं, कानपुर से, वो SC समाज से आते हैं, जिन्होंने देश को इतने गौरव में ले जाकर के खड़ा किया है। और आगे बताना चाहूंगी, प्रेजेंट टाइम में हमारी जो मुख्य राष्ट्रपति महोदया हैं वो भी ST संप्रदाय से आती हैं। तो हमारे देश के जो कर्ता धर्ता है, हमारे देश के जो नियामक है, जो हमारे देश की रीढ़ की हड्डी बने हुए हैं, वो सारे ही सारे लोग OBC, SC और ST संप्रदाय से आते हैं। तो पहली चीज तो ये खारिज हो जाता है यहीं से, क्योंकि हमारे समाज में सबको मौका दिया गया है बराबर से, इक्वलिटी है, क्योंकि हमारा संविधान इक्वलिटी देता है, हमारा देश इक्वलिटी में चलता है। और हमारे देश में, और जो पार्टी विशेष का मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहती हूँ, यहाँ पर एकमात्र ऐसी पार्टी मुझे दिखी है जिसने हर वर्ग को योग्यता के आधार पर मौका दिया है। और इसी वजह से हमारे देश में नरेंद्र मोदी जी आज देश के प्रधानमंत्री बने हैं, 2 बार प्रधानमंत्री बने हैं। और हमारी जो राष्ट्रपति महोदया हैं ST संप्रदाय से आते हुए भी प्रधानमंत्री की गौरवशाली पद पर आसीन हुई हैं। यह बता रहा है कि पहली चीज तो हमारे यहाँ कभी भी किसी के साथ जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर भेदभाव होता ही नहीं है। नहीं तो हामिद अंसारी जी राष्ट्रपति नहीं बनते, और हमारी मतलब जो राष्ट्रपति महोदया हैं, इनको इतना देश के प्रथम नागरिक होने का गौरव नहीं मिलता। तो इस तरीके की चीजें भारतवर्ष में जो लोग फैलाते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक पूर्वाग्रहों से ग्रसित होकर के
ये दुष्चरित्र और दुष्प्रवृत्तियों को लोगों के बीच डाल करके अपनी राजनीति की रोटियां सेकने का काम करते हैं। क्या लगता है कि जिस तरह से इतने दिनों से पेंडिंग चल रहा है, लगातार प्रदर्शन भी कर रहे हैं, जनरल वाले अलग बोल रहे हैं, एससी ओबीसी अलग बोल रहे हैं, क्या लगता है कि कभी ये मैटर जो है ठंडा होगा या नहीं होगा? बिल्कुल, इस मुद्दे को ठंडा तो होना ही पड़ेगा, क्योंकि हर चीज की एक सीमा होती है। एक सीमा के बाद में हर मुद्दे को खत्म करना पड़ता है, और इसमें तभी वो खत्म होगा मुद्दा जबकि सरकार मन बना लेगी। क्योंकि जब सरकार कड़े कदम उठाती है तो चाहे 370 की बात हो और चाहे 69,000 शिक्षक भर्ती की बात हो, सारी चीजें यही चुटकियों में सॉल्व होंगी। जिस दिन मुख्यमंत्री जी मन बना लेंगे उस दिन ये मुद्दा साफ हो जाएगा। सीधी सी बात है, जो पास है वो सब खास है मेरी नजर में। रह गई बात इसको राजनीतिक रंग ना दिया जाए। अभी क्यों नहीं वो अपना मन बना रहे हैं? अब कुछ विशेष परिस्थितियां होती हैं। कोर्ट भी अपने आप में एक स्वतंत्र निकाय है। कोर्ट में मामला गया, कोर्ट में विचाराधीन था, कोर्ट का ऑर्डर आया है। कोर्ट ने सीधे सीधे स्पष्ट रूप से ये बोला गया है कोर्ट की तरफ से कि जो पूरी भर्ती हुई है 69,000 शिक्षक भर्ती, इसकी पूरी लिस्ट को रिविजिट किया जाए, जो वास्तव में बिल्कुल जायज है। क्योंकि इस पूरी भर्ती में प्रश्न चिन्ह लगा है, और जब प्रश्न चिन्ह लगा है तो उसे दूध का दूध पानी का पानी, निर्भीक विवेकी होना चाहिए हमारे अधिकारियों को, और बिल्कुल निर्भीक विवेकी प्रवृत्ति के साथ में पूरी लिस्ट को रिविजिट करके डालना चाहिए, कोर्ट के सामने पेश करना चाहिए, जिसमें किसी प्रकार का प्रश्न चिन्ह ना रहे। और कोर्ट ने सीधे सीधे निर्देशित किया है कि जो भी बच्चे जनरल कैटेगरी के कट ऑफ में क्वालिफाई हुए हैं उनको जनरल में कंसीडर करते हुए मेरिट बनानी चाहिए। तो मैं खुद स्वागत करती हूँ इस बात का कि जितने भी ओबीसी भाई बहन हमारे प्रतिभाशाली रहे हैं, जिन्होंने जनरल की मेरिट को बीट किया है, उन सबको ध्यान में रखते हुए, दृष्टिगत रखते हुए इस मेरिट को रिविजिट करके बनाना चाहिए। और हम उसका स्वागत करते हैं खुले दिल से, क्योंकि हमें कोर्ट पर विश्वास है। कोर्ट सबसे परे है, ना वो 20 बनाम 80 के दबाव में आ सकती, ना ही किसी राजनीति के दबाव में आ सकती, ना किसी सरकार के दबाव में आ सकती है। देखिए निधि तिवारी जी ने क्या बताया आपको, आपने सुना कि जो है ये जो पूरा मसला चल रहा है ना, वो कहीं ना कहीं राजनीतिक दबाव है, राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही हैं। ऐसा कोई मामला नहीं है। एससी एसटी जो है, एससी ओबीसी अलग हो चुके हैं, जनरल कैटेगरी वाले अलग हो चुके हैं। पूरा मसला जो है जब सरकार अपना मन बना लेगी तब वो अपना फैसला सुना देगी, और सबके हित में ही फैसला